अभी कुछ ही देर पहले शानदार सी रस्म में उसका निकाह शमरीज खानजादा के साथ हो गया और वह अब आधिकारिक तौर पर रमशा शमरीज खान बन चुकी थी। हर तरफ कैमरे, मीडिया के लोग, फोटोग्राफर्स और शहर के नामी गिरामी लोगों की भीड़ थी। कुछ ही देर पहले उसे शमरीज अली खान के पास बिठाया गया था और जैसे दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था। बहुत हल्के मेकअप के साथ वह शानदार लिबास में शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसकी खूबसूरती पर सब मोहित थे, लेकिन आंखों की लाली कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसकी गर्दन पर पसीने की बूंदें झलक आईं। फोटोग्राफर ने आगे बढ़कर उनकी कपल तस्वीरें लेनी चाहीं। लोग आगे बढ़कर शमरीज अली खान को मुबारकबाद दे रहे थे और साथ में उसकी मिसेज के तौर पर रमशा को भी पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। शमरीज ने अब तक उसका हाथ थाम रखा था, जो बुरी तरह कांप रहा था। दरख्शां बेगम ने आंखों ही आंखों में उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश की। वे जल्दी से स्टेज पर आईं और उसके गाल पर बोसा देने के बहाने उसके कान के पास झुककर बोलीं, "कुछ नहीं होगा मेरी जान, बस थोड़ा सा वक्त है, फिर तुम्हें यहाँ से भिजवा दूंगी।" उन्होंने टिश्यू से उसका पसीना पोंछा और बाल ठीक किए। तभी रमशा ने घबराहट में उनका हाथ पकड़ लिया। शमरीज ने पलटकर देखा। उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किस बात से डरी हुई है। काफी देर हो चुकी थी और उसने रमशा को एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह कई बार उसके चेहरे की तरफ देख चुका था। तभी अजीर दौरानी अपनी पत्नी के साथ आगे आए और शमरीज को बधाई देते हुए तोहफे दिए। अजीर ने झुककर कहा, "कांग्रेचुलेशंस मिसेज शमरीज खान।" उसकी पत्नी ने रमशा की तरफ हाथ बढ़ाया तो रमशा ने झिझकते हुए हाथ मिलाया और तुरंत हाथ खींच लिया। अजीर की पत्नी का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे रमशा एटीट्यूड दिखा रही है। शमरीज को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बात संभाल ली। अजीर और उसकी पत्नी लौट गए तो शमरीज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी कमर में हाथ डाला और झुककर धीरे से पूछा, "ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं मिसेज? सब ठीक है ना?" उसका लहजा बेहद नरम लेकिन नज़दीकी भरा था। दरख्शां बेगम ने दोनों को गौर से देखा और फोटोग्राफर्स ने उस पल को कैद कर लिया। अब तो मीडिया के सवाल जवाब भी शुरू होने थे, लेकिन रमशा का जर्द चेहरा सबको हैरान कर रहा था। मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ड्राइवर से कहिए मुझे घर छोड़ आए।" उसने कांपते होंठों से कहा। शमरीज उसे ध्यान से देख रहा था। इस वक्त वह उसके लिए सबसे अहम थी। उसने इशारा किया और उसका मैनेजर पास आ गया। "यहाँ सब संभाल लेना, मुझे जाना पड़ेगा।" हालात देखकर दरख्शां बेगम आगे आईं और बोलीं, "असल में रमशा की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी।" शमरीज बोला, "आंटी, आप भी चलिए, लगता है वो बहुत अनकंफर्टेबल है।" वह रमशा को सहारा देते हुए स्टेज से नीचे उतरा। लोग हैरान थे, कानाफूसियां शुरू हो गईं, लेकिन अगले ही पल वह वहां से निकल चुका था। गार्ड्स ने दोनों को कार तक पहुंचाया और ड्राइवर भेजने की बजाय शमरीज खुद उसे घर ले गया। रास्ते में वह बार बार उसे देखने लगा। "अगर ज्यादा परेशानी है तो हम हॉस्पिटल चलें।" दरख्शां बेगम बोलीं, "ऐसा कुछ नहीं है, दुल्हनें ऐसे मौक़ों पर थक जाती हैं, बस आराम की ज़रूरत है।" रमशा ने सिर झुकाकर हामी भरी और धीरे धीरे रोने लगी। शमरीज बेचैन था। अभी तो उसने उसे ढंग से देखा भी नहीं था, सराहा भी नहीं था और वह पहले ही दूर जा रही थी। घर पहुंचते ही दरख्शां बेगम बोलीं, "बेटा, तुम वहीं लौट जाओ। रमशा को मैंने कहा था मुझे ये निकाह नहीं करना, फिर भी आपने मुझे इस जंजीर में बांध दिया। आखिर आप चाहती क्या हैं?" वह चिल्ला रही थी। उसका चेहरा लाल था और आंसू रुक नहीं रहे थे। दरख्शां बेगम ने डांटते हुए कहा, "पागलपन मत करो रमशा, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस स्ट्रेस ले रही हो।" और तभी जो सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका क्लच लौटाने आ रहा था, ठिठक वहीं रुक गया। "मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं?" रमशा रोते हुए कह रही थी। दरख्शां बेगम ने उसका हाथ थामा और प्यार से होंठों से लगाया। "शमरीज बहुत अच्छा लड़का है, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। बहुत सुलझा हुआ है, उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ मजबूत होगी, बस भरोसा रखो।" माँ के कंधे से लगकर वह रोती रही और माँ की आंखों में भी उदासी थी। दरवाजे के बाहर खड़ा शमरीज सब सुन रहा था। हजारों उलझनें उसके दिल में थीं। यह रिश्ता उसकी माँ की मर्जी से हुआ था। जिंदगी के 34 साल उसने इसी सोच में गुजार दिए कि वह कभी शादी नहीं करेगा, हमेशा अपने करियर पर ध्यान देगा।
लेकिन अपनी माँ की पसंद को देखते हुए आखिर उसे इस उम्र में हामिद भरनी पड़ी और फिर उसकी माँ ने रमशा का चुनाव किया जो बेहद हसीन थी। रमशा को पहली नज़र में देखते ही उसने उसे पसंद कर लिया और उनकी शादी की रस्में जारी थीं। सिर्फ 2 दिन बाद उनकी रुखसती थी और आज वह रमशा के मुंह से यह सब सुन रहा था। उसकी हालत देखकर उसे लगा कि शायद रमशा घबराहट का शिकार है। वह भी एक अच्छी, रईस और शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और शमरीज़ खान तो किसी परिचय का मोहताज नहीं था, बिज़नेस की दुनिया का बादशाह, जिसके चर्चे ज़बान ज़बान पर थे, लाखों लड़कियां जिसकी दीवानगी में जान देने को तैयार थीं, जिसकी हर बात धड़कन पर दर्ज हो जाती थी। आज वही रमशा कह रही थी कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। उसे लगा शायद वह परेशान है या हर लड़की की तरह अरेंज मैरिज के डर से घिरी हुई है, क्योंकि जब से रिश्ता तय हुआ था रमशा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसने अपने मन से सारी उलझनें झटक दीं। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, उसने बुदबुदाया। वह छोटा सा क्लच उसने अपने पास रख लिया। बस 2 दिन बाद मैडम को फुर्सत से लौटा दूंगा। कार में बैठते ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। न जाने कितने सालों बाद वह केवल रमशा की वजह से इत्मीनान और सुकून से मुस्कुरा रहा था। जितना मजबूत रिश्ता दोनों के बीच बन चुका था, वह उतना ही संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि जब 2 लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक दूसरे के ख्वाब बन जाते हैं, और यही उसके साथ हुआ था। रमशा को अपनाते हुए उसने पूरे ईमानदारी से उसे अपना सब कुछ सौंप दिया था और अब वह इस रिश्ते को पूरे प्यार से निभाना चाहता था। वह कम उम्र, नाजुक हुस्न वाली लड़की अब उसकी पनाह में आने वाली थी और वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था। अगला दिन भी शादी की तैयारियों में निकल गया। मेहंदी का फंक्शन कॉम्बाइन नहीं रखा गया था। इस बात की वजह वह समझ नहीं पाया। उसकी माँ चाहती थीं कि यह फंक्शन साथ में हो, लेकिन रमशा के घरवालों ने कहा कि वे इसे अपने घर पर अलग से करना चाहते हैं, तो उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं था। वैसे भी वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और बाकी रिश्तेदार बस नाममात्र के थे, जबकि रमशा 3 भाइयों की अकेली बहन थी, दरख्शां बेगम की बेटी, जो खुद एक सम्मानित बिजनेस वुमन थीं। उसके पिता वकार साहब कुछ अरसा पहले फालिज के शिकार हुए थे। विदेश में इलाज कराया गया, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया और वे अब घर पर ही रहते थे। उनका सारा बिजनेस दरख्शान बेगम संभाल रही थीं। छोटे 2 बेटे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि बड़ा बेटा शादीशुदा था और बिजनेस में शामिल था। अगले दिन रुखसती से एक दिन पहले दरख्शां बेगम का फ़ोन आया। उन्होंने शमरीज़ को घर बुलाया ताकि वह रमशा को साथ ले जाकर अपने रिसेप्शन वलीमे के लिए ड्रेस चुन ले। वह फ़ौरन गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। रमशा के साथ कुछ वक्त बिताने की चाह में वह ड्राइवर के बजाय अकेला आया था। बाहर पहुंचकर उसने हॉर्न बजाया, अंदर जाने से बचा और कुछ देर में रमशा बाहर आ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने धीमी आवाज़ में सलाम किया। उस वक्त वह पर्पल रंग के कामदार कुर्ते में, सीने पर दुपट्टा फैलाए, सलीके से संवारे बालों के साथ बेहद मासूम लग रही थीं। मेहंदी लगे हाथ उसे दुल्हन का सा रूप दे रहे थे। शमरीज़ खानजादा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी मंगेतर को देखा। उसके गॉगल्स ने आंखों की चमक छिपा ली। रमशा सिर झुकाए बैठी रही। वह अपने नाखूनों से खेलते हुए बार बार होंठों पर जबान फेर रही थी और इस अजीब सी खामोशी को शमरीज़ महसूस कर रहा था। उसने हंसकर कहा, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मिसेज इतनी कम बोलती हैं, या फिर ये झिझक है। वह थोड़ा झुककर बोला तो रमशा सिहर उठी और डर के मारे दरवाजे से लग गई। उसने घबराई नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? शमरीज़ को उसकी आंखों की नमी देखकर झटका लगा। अगले ही पल रमशा ने अपने चेहरे पर हाथ रखे और जोर जोर से रोने लगी। शमरीज़ ने घबराकर गाड़ी रोकी और उसकी तरफ झुक गया। प्लीज़, मुझसे शादी मत कीजिए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वह लाल आंखों से लगातार रो रही थी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है रमशा? उसने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वह अपने हाथ पीछे कर गई। वह बहुत डरी हुई थी और शमरीज़ को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। शायद वह उम्र में उससे बड़ा था और वह उसके सामने बिल्कुल एक मासूम और कमसिन कली जैसी लग रही थी। आज तक उसने खुद पर कभी गौर नहीं किया था। वह हमेशा यही सोचता था कि वह हर लड़की का आइडियल हो सकता है, लेकिन उस वक्त रमशा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसे बहुत अजीब लगा। अगले ही पल उसका दिमाग रमशा के शब्दों में उलझ गया। मैं आपके काबिल नहीं हूँ।
वह एक पल में समझ गया कि शायद रमशा उसके रुतबे और हैसियत की बात कर रही है। वह खुद को उसके सामने कमतर महसूस कर रही है। उसने बहुत नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। वह इतनी मासूम लग रही थी कि बेख्तियार उसने अपनी उंगलियों के सिरों से उसके होंठों को छुआ और उन्हें अपने होंठों से लगा लिया। रमशा कांपते हुए होंठों से उसका चेहरा देखती रही। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ये हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मुझे अपना पति नहीं, दोस्त समझो, उसने प्यार से कहा। रमशा ने सिसकियों के बीच कहा, वादा करें कि जैसा मैं कहूँगी आप वैसा ही करेंगे। आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। शमरीज के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपने होंठों को दांतों में दबाकर सिर हिलाया। वह अभी भी सब कुछ मजाक में ले रहा था। रमशा का डरना, झिझकना और झिझक कर दूर हो जाना, यह सब देखकर उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल गैर एतमादी का शिकार लड़की है जो उससे बहुत डरी हुई है। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुलकर बताओ, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसने पूछा। क्योंकि रमशा रोते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होंठों से गिर पड़े। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और शमरीज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए गले लगा लिया। वह उसके गाल को थपकी से सहला रहा था। अभी कल ही उनके बीच इतना मजबूत रिश्ता बना था और उस लड़की के गिरते आंसू उसकी धड़कनों को बेचैन कर रहे थे। वह कुछ बताना चाहती थी, कोई बात साझा करना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने शॉपिंग के दौरान भी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब कुछ शमरीज ने अपनी पसंद से खरीदा था। यहाँ तक कि लोगों से बात करते हुए भी वह उसकी पीठ के पीछे छिप जाती थी। शमरीज अब चिंतित होने लगा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन उनकी रुखसती थी और उसने तय किया था कि वह कल ही उससे खुलकर बात करेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आने वाली रात उसे ऐसी हकीकत से रूबरू करवाएगी जो उसके होश उड़ा देगी। कोई भी मर्द अपने जज्बात को काबू में रखकर हसीन लम्हे गनवाना नहीं चाहता, और कल की रात उनके बीच वही तूफान लेकर आने वाली थी जो उनके रिश्ते की नींव को हिला देगी। अगला दिन हलचल से भरा था। शमरीज की चाहत के बावजूद रमशा ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वह कुछ नहीं बता पाई, बस रोती रही, सिसकती रही और डरती हुई निगाहों से उसे देखकर जैसे भागने की कोशिश करती रही। शमरीज रात भर उसके लिए बेचैन रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रमशा उसकी माँ की पसंद थी और वह किसी भी हालत में अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता था। वह जानता था कि उसकी माँ इस रिश्ते से कितनी खुश और मुतमिन है। वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी इज्जत, उसका मान, सब कुछ दांव पर था। अगले दिन जब रमशा दुल्हन बनकर उसके सामने आई तो उसका सौंदर्य देखकर वह पलकों की झपक भूल गया। भारी कामदार जोड़े में वह इतनी हसीन लग रही थी कि उसकी सांसें थम गईं। रुखसती का फंक्शन बड़े पैमाने पर हुआ। फोटोग्राफर ने रोमांटिक पोज लेने को कहा और उस दौरान भी रमशा का बदन कांप रहा था। उसकी कमर पर हाथ रखकर शमरीज ने उसकी आंखों में देखा और रमशा ने नजरें झुका लीं। उसमें उसकी तपती निगाहों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रुखसती के वक्त भी जुदाई से ज्यादा डर ने उसे रुला दिया। वह रुखसत होकर खान वाला पहुंची और खान हवेली की शान देखकर उसकी आंखें सन्न रह गईं। कुछ रस्मों के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। जीनत बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था कि उनकी मनपसंद बहू अब उनके घर आ चुकी थी। उनके बेटे की जिंदगी सेट हो गई थी और अब बस खुशियों की शुरुआत थी। उन्होंने एक लंबा अरसा अपने बेटे को कमी और तन्हाई में गुजरते देखा था, और अब जब वह फिर से जिंदगी की तरफ लौटा था तो उनके दिल में सुकून था। बेटे के माथे पर बोसा देते हुए उन्होंने जाने कितनी दुआएं दीं और कमरे से बाहर चली गईं। कमरे की शानो शौकत को उसने नजरें उठाकर देखा। सामने लगी बड़ी तस्वीर को वह न जाने कितनी देर तक देखती रही और फिर अचानक एक ख्याल उसके जहन में कौंध गया। एसी की ठंडक में भी घबराहट की वजह से उसे पसीना आ रहा था, जबकि बाहर वह अब भी मेहमानों को अटेंड कर रहा था। नौकर के जरिए जीनत बेगम ने उसे पैगाम भिजवाया कि अब उसे अपने कमरे में जाना चाहिए। अब्बा के कज़िन्स की बेटियों ने मिलकर उसे नेक दिया था, क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी तो वे लड़कियां उसकी बहन की कमी पूरी कर रही थीं।
जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे कमरे की हवा थम गई। दहलीज पर कदम रखते ही वह ठिठक कर रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। जो कुछ वह सोच कर आया था सब उसके उलट था। वह आईने के सामने खड़ी एक आम सी शर्ट और ट्राउज़र में अपने बाल सुलझा रही थी। सारी ज्वेलरी से आज़ाद, मेकअप से खाली चेहरा और बिस्तर पर पड़ा हुआ शानदार दुल्हन का लिबास जैसे अपनी नाकद्री पर रो रहा था। उसने एक नज़र कमरे की सजावट पर डाली और फिर उस लिबास पर। उसे देखने की तमन्ना उसके दिल में करवटें लेने लगी। तुमने कपड़े बदल लिए, मेरा इंतज़ार करती रमशा? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला। वह उसके डर से वाकिफ था और अब वह अपने लहजे को नरम रखकर उस पर बोझ नहीं डालना चाहता था। वह अब भी अपने ख्यालों में गुम, बालों में कंघी करती रही। जब वह कदम दर कदम बढ़ता हुआ उसके करीब आया और नरमी से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अब वह उसके इतना करीब थी कि उसकी धड़कनें उसकी पीठ से टकरा रही थीं। रमशा का सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अपने धड़कते दिल को जैसे मुट्ठी में भींच लिया। जब शमरीज उसके कान के पास झुककर बोला, वैसे अच्छा ही किया, वरना इतने हसीन लिबास में अगर मेरा ईमान डगमगा जाता तो शायद तुमसे ढंग से बातें भी न कर पाता। वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में उस रात का वाकया गूंज रहा था। वह रात, तकलीफ की शिद्दतें, सिसकियां, उसका रोना, हॉस्पिटल का कमरा और फिर वह अल्फाज जो आज तक उसके कानों में गूंजते थे, दरख्शां बेगम की आवाज़, तुम ये किसी को नहीं बताओगी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तकलीफ की लहर ने उसे घेर लिया और उसने अचानक पलटकर शमरीज को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। उस वक्त उसका जिस्म कांप रहा था, आंखें सुर्ख थीं और शमरीज हक्का बक्का उसे देखता रह गया। वह लड़की उसके लिए एक पहेली बन चुकी थी। वह उसका शौहर था, उसकी करीबियों का हकदार था। रमशा? वह उसका नाम लेकर बढ़ा ही था कि रमशा ने पास पड़ा फूलदान जमीन पर दे मारा और उसके शीशे के टुकड़े उठाकर अपने गले पर रख लिए। अगर आप मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मैं आपके काबिल नहीं हूं। वह चीखी। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। कमरा साउंड प्रूफ था, वरना न जाने शमरीज की इज्जत की धज्जियां कहाँ उड़ जातीं। वह कुछ कदम पीछे हट गया, हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो, मैंने कहा था ना, हम दोस्त हैं, बस बात करेंगे। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा रमशा। वह समझा रहा था मगर रमशा पैनिक में थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे नीचे रखो, हटा दो, प्लीज, उसने गुजारिश भरे लहजे में कहा। रमशा ने कांपती नज़रों से उसे देखा और शीशे का टुकड़ा फेंक दिया। फिर घुटनों पर सिर रखे बुरी तरह रोने लगी। तकलीफ की शिद्दत, डर का गालिब आ जाना और अनजान ख्यालों का बोझ उसके जिस्म को हिला रहा था। शमरीज ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके सिर पर होंठ रखे, उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन वह भी एक मर्द था, उसके दिल में भी जज्बात उबल रहे थे। हर मर्द की तरह वह भी उस रात के ख्याल से घिरा हुआ था, मगर उसके सामने बैठी उस मासूम लड़की की हालत देखकर वह खामोश हो गया। आंखें बंद करते ही रमशा बेहोश सी होकर उसके सीने पर ढह गई और शमरीज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसके चेहरे पर बुखार की लाली थी और शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली पर जख्म छोड़ गया था। उसके मखमली से सफ़ेद हाथों पर लाल धब्बे साफ नजर आ रहे थे। वह दुबली पतली सी लड़की न जाने किस दर्द में घिरी हुई थी, यह सिर्फ वही महसूस कर सकता था। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए वह उसके बालों को सहला रहा था। पानी का गिलास उसके होठों से लगाकर उसने नरमी से उसे अपनी पनाह में ले लिया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त लो ब्लड प्रेशर और कमज़ोरी की वजह से वह अपने होश खो रही है, लेकिन वह उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वह हर कदम पर उसके साथ है। फिर भी अंजाम का डर उसे भीतर से जला रहा था। उसे लग रहा था शायद रमशा किसी और को पसंद करती है, उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई है, तभी तो वह उसे अपने करीब नहीं आने देती। वरना कौन सी लड़की अपने हमसफ़र को शादी की पहली रात ठुकराती है, और वह भी शमरीज खानजादा जैसा मर्द, जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती हैं। उसके चौड़े सीने पर सिर रखे कब वह नींद की वादियों में खो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। और वह रात, जो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी, एक अजीब सी वहशत में ख़त्म हो गई।
मगर उन अनजाने डर और शंकाओं ने दोनों की जिंदगी में ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जो अब किसी के बस में नहीं थी। अगली सुबह उसने अपने मैनेजर को कॉल करके वलीमा कैंसिल कर दिया। वह सारी रात उसके करीब नहीं आ सका और फिर उसकी हालत ऐसी थी कि कोई रिसेप्शन मुमकिन नहीं था। सर, लोगों को इनविटेशन मिल चुके हैं और आप जानते हैं कि आपके दुश्मन इस बात को कितना उछालेंगे, आपकी साख को नुकसान होगा। लेकिन शमरीज ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने कह दिया है कि वलीमा कैंसिल होगा तो बस कैंसिल कर दो। कुछ भी बहाना बना लेना, लेकिन मुझे दोबारा कॉल मत करना। मगर इस मासूम लड़की के सामने वह शमरीज खान नहीं, बस एक इंसान था जिसने एक नज़र में उसे अपनी धड़कनों में बसा लिया था। अब वह उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने बुन चुका था। उसे पता था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और वह जिस तकलीफ से गुजर रही है, एक दिन वह उस तकलीफ को समझ जाएगा। अगर वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, किसी और को पसंद करती थी, तो वह खुद उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। ऐसा मर्द हर किसी के नसीब में नहीं होता। काश वह मासूम लड़की यह बात समझ पाती तो शायद उसे अपने करीब आने से नहीं रोकती। मगर कौन जानता था कि वह खुद कितनी मजबूर है। जीनत बेगम हैरानी से अपने बेटे को देख रही थीं, जो नाश्ते की मेज़ पर बैठा था। उसका चेहरा लाल था, मगर माँ कैसे न समझती कि उसके चेहरे पर वह सुकून नहीं जो होना चाहिए था। वह खुद को बहुत नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन वलीमा कैंसल होने की खबर तो उनके लिए पहाड़ की तरह टूटी थी। वह पूछ पूछ कर थक गईं, लेकिन हर बार वही जवाब, ज़रूरी मीटिंग है, कैंसल नहीं कर सकता, बाद में सब हो जाएगा। तुम पागल हो चुके हो शमरीज, बाद में नहीं किया जा सकता। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम अब भी अपने अतीत से बाहर नहीं आए? इस लड़की को तुम्हारे हवाले करके मैंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जीनत बेगम गुस्से में बोलीं। शमरीज बस माँ की तरफ देखता रहा। प्लीज़, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। रमशा कमरे में आराम कर रही है, जब वो उठ जाए तो उसे नाश्ता करवा दीजिएगा। इतना कहकर वह ऑफिस चला गया, जबकि उसे जाना नहीं चाहिए था। जीनत बेगम हैरान परेशान थीं। दोपहर 12 बजे जब रमशा जागी तो पिछली रात का हर लम्हा उसके दिमाग में ताज़ा हो गया। दरख्शां बेगम सुबह ही चली गई थीं, लेकिन उस वक़्त रमशा गहरी नींद में थी, इसलिए जीनत बेगम ने कहा था कि उसे डिस्टर्ब न किया जाए। दरख्शां बेगम ने बस उसके माथे पर बोसा दिया, कुछ देर जीनत बेगम के पास बैठीं और चली गईं। रमशा सोच रही थी कि न जाने शमरीज ने घरवालों को क्या बताया होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, और आज तो वलीमा था। अजीब सी खामोशी ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। वह फ्रेश होकर बाहर आई तो जीनत बेगम उसे देखकर मुस्कुराईं, आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा और गले से लगा लिया। उन्हें उस बेगुनाह लड़की से एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने हल्के लहजे में कहा कि वलीमे की तकरीब कैंसिल कर दी गई है। उन्हें लगा शायद शमरीज ने उसे बताया होगा, लेकिन जब रमशा ने अनजान सी नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वह और ज़्यादा शर्मिंदा हो गईं। शमरीज की ज़रूरी मीटिंग थी, वह सुबह ही चला गया, शायद शाम तक लौट आए। और रमशा ने चैन की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर फैला हुआ इत्मीनान, उसका पहले से खुलकर बात करना और फिर जीनत बेगम को नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चले जाना उन्हें अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर गया। उन्हें अपने बेटे के चेहरे पर वो चमक नज़र नहीं आई थी जो होनी चाहिए थी, और फिर उन्होंने सब कुछ अपना वहम समझकर झुठला दिया। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि उनका बेटा उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाया, जिस खुशी की तलब में उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में उस लड़की का इंतखाब किया था। उसे ऑफिस में देखकर सब लोग हैरान थे। न जाने उसे कितने लोगों के सामने सफाइयाँ देनी पड़ीं, न जाने उसे कितनी कॉल्स मसूल हुईं, उसके खिलाफ कितनी बातें हुईं, लेकिन उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। वो दिन बहुत बुरा गुजरा, उसकी तवक्को से भी ज़्यादा बुरा, और ये सब कुछ उसे सिर्फ उस लड़की की वजह से सुनना पड़ा था। और फिर उसका रवैया, वो कोफ्तजदा होकर घर वापस लौटा, और हैरत की बात ये थी कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि उसने दूसरे कमरे में खुद को बंद कर रखा था। मम्मा घर पर हैं, वो हमारे मुताल्लिक क्या सोचेंगी? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है रमशा? डुप्लीकेट की से जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। अजीब सी तकलीफ उसके चेहरे पर वाजह थी। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे आज भी लोगों के सामने तुम्हारी वजह से जलील होना पड़ा। सोचो मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा।
उसका लहजा कुछ खींचा हुआ था। वो सिर्फ उसे एहसास दिलाना चाहता था, उसके अंदर मौजूद तल्खी को कम करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो उस पर दहाड़ रहा था या उसे एहसास जुर्म में मुब्तला कर रहा था। रमशा उसके गोद में सिर रखते हुए बुरी तरह से सिसक पड़ी। वो जब भी शदीद तकलीफ में होती, दरख्शां बेगम की गोद में सिर रखकर सिसकती थी। उसके चेहरे की जर्द रंगत देखकर उसने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसका वजूद बुखार से दहक रहा था। प्लीज़ अपने कमरे में रहा करो, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, मत रखो, लेकिन किसी को इस बात का एहसास तो मत दिलाओ रमशा। एटलीस्ट मेरी फैमिली का ही ख्याल कर लो। उसके वजूद को खुद में समेटते हुए वो नरमी से समझा रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी जीनत बेगम बुझी हुई रंगत के साथ वापस पलट गई हैं। यानी जो अंदेशे उनके दिल में सर उठा रहे थे वो बिल्कुल सच थे। उन्होंने सुबह से ही उसका अजीब-ओ-गरीब रवैया नोट कर लिया था। वो उसे अपने कमरे में लेकर आया, उसने खुद ही उसे दवा दी थी। पेनकिलर लेने के बाद वो आरामदेह हालत में सो गई और वो रात भी वो बेचैनी में उसके करीब जागता रहा। भला उस शख्स की हालत क्या होगी जिसकी कमसिन हसीन बीवी उसके पहलू में आराम करती रहे और वो बेचैनी से रात भर उसके चेहरे को देखता रहे। ये सच था कि इस शादी ने उसे अजियतों और बेचैनियों के अलावा कुछ नहीं दिया था, लेकिन ये तो अभी आगाज था। न जाने कितनी रातें गुजर गईं जब उस रोज़ जीनत बेगम रमशा को देखते हुए बुरी तरह फट पड़ी थीं। आखिर तुम बताती क्यों नहीं कि तुम मेरे बेटे के करीब क्यों नहीं जा रही? मैं इस बात को इग्नोर कर रही थी कि ये तुम दोनों का आपसी मामला है, लेकिन अब मज़ीद नहीं। अगर तुम मेरे बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हो तो अपनी फैमिली को बताओ और निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। जीनत बेगम आखिर माँ थीं, कब तक अपने बेटे को तकलीफ में देख सकती थीं? भले ही वो ज़बान से इकरार नहीं करता था, लेकिन ये सच था, शादी को 1 हफ्ता होने को आया था और आज तक उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं बना। उनके बेटे के चेहरे पर वो इत्मीनान नहीं था जो वो देखना चाहती थीं। दखली दरवाजे से वो सर झुकाए रोती खड़ी रही। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? शमरीज ने दोनों को एक नज़र देखते हुए जीनत बेगम से सवाल किया था। वही जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो बाहर लोग क्या बातें मना रहे हैं? तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है शमरीज? ये लड़की आए हुए गेस्ट अटेंड नहीं करती, किसी से बात नहीं करती, बात करूं तो जवाब नहीं देती। आखिर ये चाहती क्या है? उनका लहजा बहुत सख्त था। ये मेरी बीवी है और इसके और मेरे दरमियान क्या मामला है, मैं उसे अच्छी तरह हैंडल कर लूंगा मम्मा। रही बात लोगों को फेस करने की, तो क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है कि आपका बेटा खुश और मुतमिन है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मामा। रमशा को सहारा देकर वो कमरे में आ गया। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे ये अंदाज़ा था कि जीनत बेगम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और जीनत बेगम तो अपने बेटे का पागलपन देखकर हैरान थीं। उसने अपनी माँ के सामने रमशा का साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा और उस रोज़ रमशा खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लगी और बेतहाशा रो पड़ी। तुम्हें मम्मा की बातों को इग्नोर करना चाहिए, ये सब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। उसके चेहरे पर एक खफीफ सी मुस्कान फैल गई। वो खुद उसके करीब आई थी। उसने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया। मैंने आपसे कहा था, मैं आपके काबिल नहीं हूं, वो हिचकियों के दरमियान कह रही थी। क्योंकि क्योंकि शमरीज ने हल्की सी सरगोशी में कहा और सवालिया निगाहों से उसे देखा। उसका चेहरा बेतहाशा लाल था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद शमरीज के सामने कह नहीं पा रही थी। शमरीज ने उसे बेड पर बैठा दिया। वो खुद उसके कौदमों में बैठा, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था, मुझे बताओ तो मेरी कुर्बत से क्यों घबराती हो? तुम लोगों के दरमियान बात नहीं कर पाती, मैं तुम्हारा शौहर हूं। जब भी हक का तलबगार होता हूं तो तुम शदीद रद्द अमल देती हो। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा रमशा? मैं मर्द हूं, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो। उसके जहन में क्या कुछ नहीं था दरख्शां बेगम का खौफ, वो गुजरी हुई रात, और फिर उसने चेहरे पर हाथ रखकर वो सब कह दिया जो सुनकर सामने बैठा शख्स शौक और डर में जम गया। आप प्लीज़ मुझे तलाक दे दीजिए, क्योंकि मैं ये सब कुछ कब नहीं कर पाऊंगी। मैं वेजाइनल इन्फेक्शन में मुब्तला हूँ। मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं, जो आपकी मम्मा चाहती हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। शमरीज के हाथों को थामकर वो सहमी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। आप किसी को नहीं बताएंगे? मैं डॉक्टर के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी, खुद को ख़त्म कर लूंगी, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। और वो न जाने कितनी देर उसे देखता रहा और फिर उसे सीने में भींच लिया।
आज तक वो इतनी शदीद तकलीफ से गुजर रही थी, वो एक गहरे ट्रॉमा से गुजर रही थी। न जाने उसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी, उसका हर पल रोना, घबराना, सहमना, चीखना, चिल्लाना, सब कुछ उसके जहन में आ रहा था। और वो अब भी उसके सीने से लगी उसे सब कुछ बता रही थी। यानी वो अब उस पर एतमाद करने लगी थी, और ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। उसने चौंक कर बेइंतहा लाल चेहरा उठाया और फिर पलकें झुका लीं। उसे लगा जैसे शमरीज उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन शमरीज बिल्कुल संजीदा था। उसने उसे बेड पर लिटा दिया। वो उस पर हल्का सा झुका हुआ था। मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा। तुम मुझ पर एतमाद करती हो ना? उस रात वो उस लड़की के लिए 3 साल पुराना शमरीज बन गया, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमरीज खानजादा। एक तल्ख तजुर्बे के बाद उसने इस पेशे को खैरबाद कह दिया था, और फिर कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा इस पेशे को अपनाएगा। जब उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था, तो उसने सोच लिया था कि वो कभी पलटकर अपने माजी को नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसका माजी एक ऐसी स्याह लपेट में आ चुका था जो उसे एक अरसे तक किसी जहर की तरह डसता रहा। और अब आकर वो अपने भयानक माजी से बाहर आया था। बिजनेस की दुनिया में आकर उसने इतनी कामयाबियां समेटीं, और ये उसके बाबा की ख्वाहिश भी थी कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करे। और आज वो कामयाबी की उन बुलंदियों पर खड़ा था जिन्हें लोग हसरत भरी निगाहों से देखकर लाहासिल समझकर छोड़ देते हैं। उसने नरमी से उसे बेड पर लिटा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उससे तफसील पूछ रहा था, और वो गैर एतमादी का शिकार थी। बार बार होंठ कचलते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। वो उसकी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ था, खौफ, दर्द और तमाम हालात का मिल जाना। अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो क्यों इतनी गैर एतमादी का शिकार हो गई। बाज औक़ात लड़कियां इस मसले को बयान करने से घबराती हैं। बाज औक़ात वो अपने पार्टनर के साथ वो जज्बात कायम नहीं कर पाती जो उनका हक बनता है, और तब उनके रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है। वो सिर्फ झिझक और दहशत की वजह से ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहती हैं, और बिलाखिर एक दिन ये तकलीफ़ उनके लिए वबाले जान बन जाती है। वेजाइनल इन्फेक्शन एक आम मसला है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े या लापरवाही की सूरत में जन्म लेता है, और फिर जब हम इसे एक मेजर इशू समझकर अपने जहन पर सवार कर लेते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। तब हमारी नफ्सियाती हालत में बगाद पैदा करके ये किसी बोझ की तरह हमारे कंधों पर सवार हो जाता है। हालांकि बरोवक़्त इलाज करने से सिर्फ कुछ अच्छे दिनों के अंदर सब कुछ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। उस रोज उसकी हालत देखकर वो हैरतज़दा रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी तकलीफ का शिकार होगी। वो फौरन गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकला। कुछ ज़रूरी मेडिसिन और सामान लेकर जब वो कमरे में आया, तो उस वक़्त भी वो बेचैनी का शिकार थी। उसे तो एक अरसा हो चुका था इस तकलीफ से गुजरते हुए। उसे चंद मुख्तस दवाइयाँ देकर उसने उसके सारे जख्मों को साफ कर दिया। वो दर्द से तड़पती रही, उसकी झिझक, शर्म, सब कुछ उसके लिए मौत के बराबर था। लेकिन उसकी जिंदगी बचाने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी था, और शमरीज ने उसे उस दर्द भरी जिंदगी से निजात दिलाने के लिए पहला कदम उठा लिया था। पेनकिलर लेने के बाद वो करीब 2 घंटे तक दर्द से बेहाल रही, और धीरे धीरे सुकून की एक लहर उसके चेहरे पर छाने लगी। काफ़ी अरसे बाद उसने शमरीज के सीने पर सिर रखा। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो उसे धीरे धीरे समझा रहा था कि वो उसका सिर्फ पति नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, उसे बस अपने पहलू में खड़े शमरीज खानजादा को देखना है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। एक अजीब सा सुकून उसके वजूद में उतरता जा रहा था, और फिर कब वो नींद की वादियों में चली गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। शमरीज ने उसका चेहरा सीधा कर उसे तकिए पर लिटा दिया। उसके रेशमी बाल तकिए पर बिखर गए। वो उसके लाल होंठों को देखता रहा, और फिर धीरे से झुककर उन्हें अपने होंठों से छू लिया। वो हल्का सा सिहर गई, और वो मुस्कुराकर पीछे हट गया। वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी थी। ये हसीन और मासूम लड़की इतनी तकलीफ से गुजर रही थी, ये सोचकर ही उसे झुरझुरी आ गई। उसने ठान लिया था कि अब वो आसानी से नहीं रुकेगा। अगली सुबह वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने पहले से ही डॉक्टर जावेरिया से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। डॉक्टर जावेरिया और उसके रिश्ते पुराने थे। उम्र में बड़ी होने के बावजूद उनके बीच एक शालीन और दोस्ताना नाता था, और उसे डॉक्टर जावेरिया पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बीवी ने इस मसले को मानसिक बना लिया है। जो डर और बेएतबारी का शिकार है, उसे ज़रूर डॉक्टर जावेरिया से मिलना चाहिए।
डॉक्टर जावेरिया पहले से उनके इंतजार में थीं। वो उसे लेकर उनके सामने बैठ गया। जावेरिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए उसे धीरे धीरे समझाने लगीं। वो बात करना चाहती थी लेकिन चुप रही, बार बार शमरीज को देखकर नजरें झुका लेती थीं। शायद उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी या फिर कुछ और, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पाई। फिर भी डॉक्टर जावेरिया ने उसकी मानसिक बेचैनी को काफी हद तक कम कर दिया। कई उलझनें सुलझ गईं और वो संतोष से मुस्कुरा दी। डॉक्टर जावेरिया ने आगे के इलाज और उसके डर से बाहर निकालने के लिए शमरीज को कुछ हिदायतें दीं। वो सब जानते हुए भी सुनना चाहता था कि एक लेडी डॉक्टर के तौर पर वो क्या सलाह देती हैं। बहुत अरसे बाद वो उनसे मिला था। जावेरिया ने जोर दिया कि लंच उसके साथ करे, लेकिन वो अपनी बीवी को बाहर ले जाकर प्राइवेट और रोमांटिक लंच करना चाहता था। वो उसका हाथ थामे हॉस्पिटल की गलियारे से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक दाईं ओर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई, गले में स्टेथोस्कोप, वही हल्के भूरे बाल और सुनहरी आंखें। वो उसके सामने आ खड़ी हुई और पल भर में शमरीज का चेहरा बदल गया। 3 साल बाद वो फिर उसके सामने थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अब अमेरिका से लौटकर यहीं शिफ्ट हो चुकी है। लीज़ा ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो शमरीज? वो नज़रें फेरकर उसके पास से गुजरने लगा जब लीज़ा ने पुकारा, आई एम सॉरी, लेकिन वो अपनी बीवी का हाथ थामे आगे बढ़ गया। लीज़ा भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ गई। उसे कोई परवाह नहीं थी कौन देख रहा है या नहीं, वो बस उस आदमी से बात करना चाहती थी। सिर्फ एक बात सुन लो, उसने कहा, मेरे रास्ते में मत आओ और मेरी मैसेज को डिस्टर्ब मत करना, शमरीज ने सख्त लहजे में कहा। लीज़ा ने हैरानी से उस छोटी सी लड़की को देखा जो उसके पास खड़ी थी, जो खुद ही डर और बेएतबारी की शिकार लग रही थी। वो झुकी नज़रों से खामोश खड़ी रही। मैं बस बात करना चाहती हूँ शमरीज, और मैं कह चुका हूं कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता। वो इतनी तेजी से गरजा कि लीज़ा तो बेअसर रही, लेकिन उसके पास खड़ी लड़की डरकर उसके सीने से लग गई। लीज़ा बस वहीं खड़ी रह गई, जलती निगाहों से उन्हें देखती रही। वो उसे सीने से लगाए बाहर निकल गया और लीज़ा उनकी जाती हुई पीठ को देखती रही। 3 साल पहले यही आदमी उसकी जिंदगी में था और लीज़ा उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी, उसकी असिस्टेंट, शायद उसकी पसंद भी। सब कुछ सामान्य था जब एक रात ड्यूटी के बाद वो आखिरी राउंड लेने इमरजेंसी पहुंचा और वहां उसने लीज़ा को किसी अजनबी मर्द के साथ एक खाली बिस्तर पर देखा। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतना बड़ा धोखा। उसने लीज़ा से मोहब्बत की थी, उससे सगाई की और सारे रस्मों रिवाज के साथ उसे अपनाने की इच्छा की थी, लेकिन लीज़ा ने साफ कह दिया था कि वो पश्चिमी तहजीब में पली लड़की किसी के साथ वफादारी नहीं निभा सकती। उस दिन के बाद उसने सब कुछ अलविदा कह दिया। पहली मोहब्बत का दर्द था जो बहुत अरसे तक उसे सताता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो उस दौर से बाहर निकल आया। और आज फिर लीज़ा उसके सामने खड़ी थी, मगर उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। घर आने के बाद रमशा ने उससे लीज़ा के बारे में पूछा। वो उसके चेहरे पर फैली जलन को महसूस कर रहा था, इसलिए चुपचाप उसके गालों को होंठों से छूकर बात बदल दी। वो उसे अपने काले अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि लीज़ा अब उसके खिलाफ मोर्चा खोल देगी। उसने बातों बातों में डॉक्टर जावेरिया से सारी जानकारी निकाल ली थी। शमरीज ये बताना भूल गया था कि वो इस मामले का जिक्र किसी से न करे, और अब लीज़ा ने अपने जहन में एक ऐसा खेल तैयार कर लिया था जो दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग कर देगा। अब रमशा की तबीयत दवाइयों के असर से काफ़ी बेहतर थी। वो उससे खुलने लगी थी, हल्की फुल्की बातें करने लगी थी, लोगों के बीच बैठने लगी थी। इस बदलाव को जीनत बेगम ने भी महसूस किया और वो बेहद खुश थीं। अब जब शमरीज उसके पास आता और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता तो वो चुपचाप मुस्कुराकर सुनती रहती। डर का असर उसके चेहरे से लगभग मिट चुका था और शमरीज भी अब उसकी तरफ से संतुष्ट रहने लगा था। उस दिन वो दफ्तर में ही था जब उसे हरमशा की वीडियो कॉल आई। मुस्कुराते हुए उसने कॉल उठाई। कैसी हो जाना, तबीयत कैसी है? आपको बहुत मिस कर रही हूं, उसने बेहद नर्म लहजे में कहा। सुबह से ही उसे फिर वही तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे चेहरे पर इतनी थकान क्यों है? होंठ इतने सूखे क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? शमरीज परेशान हो गया और रमशा ने सिर झुका लिया। 2 दिन से वो दवा लेना भूल चुकी थी, इसी वजह से उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी।
इससे पहले कि शमरीज कुछ कहता, अचानक दफ्तर का दरवाज़ा जोर से खुला। मोबाइल सामने ही रखा था लीजा अंदर दाखिल हुई। शमरीज हैरानी से उसे देखता हुआ खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका लहजा सख्त था। लीजा उसके सीने से लिपट गई, उसकी गर्दन को अपने होंठों से बार बार छूते हुए अपनी बेकरारी जाहिर करने लगी, जबकि वीडियो कॉल अब भी चल रही थी। मुझे अपना लो शमरीज, मैं तुम्हारी तड़प पहचानती हूँ। वो लड़की तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम डॉक्टर होकर घर में एक मरीज पाल रहे हो। मेरी बेचैनियों को देखो, मुझे माफ कर दो शमरीज। वो दंग रह गया। पागल मत बनो लीजा, प्लीज यहां से जाओ। उसने उसे अपने से दूर किया, लेकिन लीजा ने फिर आगे बढ़कर उसके होंठों को चूम लिया। रमशा की रंगत लाल पड़ गई। लीजा सब कुछ उसके सामने कर रही थी और वो वहीं बैठती चली गई। जाओ लीजा, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और अगर मेरी बीवी के बारे में तुमने आज के बाद कोई बेहुदा बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शमरीज ने उसे धक्का देकर दूर किया। आखिर तुम उस लड़की में देखते क्या हो? लीजा चीखी। न रूप है न शक्ल, वो तुम्हें बीवी होने का सुकून भी नहीं दे सकती। क्यों नहीं छोड़ देते उस मर्द जैसी लड़की को? वो अपनी हदें पार कर चुकी थी और रमशा अपने मुंह पर हाथ रखे जोर जोर से रो पड़ी। अचानक उसके निचले हिस्से में तेज दर्द उठा, वो चीख पड़ी। तभी शमरीज का ध्यान मोबाइल की ओर गया। लीजा की जिद में उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि रमशा सब कुछ देख रही है। रमशा, आर यू ओके? मेरी तरफ देखो। वो घबराकर चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने लीजा को दीवार से धक्का दिया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लीजा की आंखें खून की तरह लाल थीं। तुमने मुझे ठुकराया है शमरीज खानजादा, अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, कहकर वो चीखी। शमरीज मोबाइल उठाकर बाहर भागा। उसने मां को कॉल की, लेकिन जीनत बेगम का फोन नहीं लगा। शायद वो घर से बाहर थीं। वो बेकाबू होकर गाड़ी दौड़ाने लगा और जब हवेली पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ता हुआ वो कमरे में पहुंचा। उस दिन उसने जाना कि दिल का बंद होना क्या होता है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कयामत कैसे टूटती है। लाल खून में लिपटी उस लड़की को उसने अपनी बाहों में उठा लिया। उसका चेहरा जर्द था, जोरदार ब्लीडिंग, और दर्द ने उस होश से बेगाना कर दिया था। वो उसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा और फिर हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। रास्ते भर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही हो। जीनत बेगम को भी खबर मिल चुकी थी और वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच रही थीं। मामला बहुत क्रिटिकल था। जमरीज को जावेरिया ने रोकना चाहा, लेकिन वह पूरी तरह तैयार खड़ा था। आज मैं अपनी जान को हर हाल में अपनी रूह से मिलाने की कोशिश करूंगा, वरना अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से हारता हुआ देखूंगा। उसकी आंखें बेइंतहा लाल हो रही थीं। जावेरिया और कुछ डॉक्टर वहां मौजूद थे, पर उसने सारी लेडी डॉक्टर्स को ही अंदर आने की इजाज़त दी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस बीमारी को उसकी बीवी ने सिर्फ मेल डॉक्टर्स की शर्म और झिझक के चलते छिपाया, वह अब सबके सामने आए। यह उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। जर्द चेहरे के साथ लेटी हुई वह लड़की उसकी पूरी कायनात थी। लेप्रोटॉमी शुरू हुई। उसके हाथ कांपे नहीं, धड़कनें जरूर तेज थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसके होंठ लगातार दुआ कर रहे थे। वह आज अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता था। मामला यहाँ तक सिर्फ देर करने की वजह से पहुंचा था। ऑपरेशन के दौरान ही उसे वह राज पता चल गया जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। सर्जरी कामयाब रही। उसका दिल चैन से धड़कने लगा। डॉक्टर जावेरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और वह नम आंखों से मुस्कुरा दिया। खुदा ने उस पर रहमत की थी। लगभग 24 घंटे बाद जब वह होश में आई तो उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपने शौहर को अपने ऊपर झुका हुआ देखा। दरख्शां बेगम भी वहां मौजूद थीं और शर्मिंदा सी लग रही थीं, क्योंकि इस सब में उनका भी हाथ था। वो लड़की कहाँ है और कैसे तुम्हारे साथ चिपकी हुई थी? तुमने उसके साथ कुछ? वो पूछते पूछते रुक गई जब वह उसके कान के पास मुस्कुराते हुए झुका। ये सब मैं तुम्हें अकेले में बताऊंगा, अभी नहीं। वह उसकी जलन भरी लाल आंखों को देखकर मुस्कुरा रहा था। यह सब तब शुरू हुआ जब वह लड़की बालिगी की उम्र में पहुंची और दरख्शां बेगम को पता चला कि उससे उम्र बढ़ने के बावजूद माहवारी में रुकावट की समस्या है। उन्होंने डॉक्टर से छिपकर बात की। डॉक्टर ने बताया कि एक छोटा सा इलाज ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद वह वर्जिन नहीं रहेगी। फिर भी इलाज उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था। दरख्शां बेगम ने इलाज करवा लिया, मगर डर गईं कि अगर कल किसी ने बेटी पर कोई इल्ज़ाम लगाया तो क्या जवाब देंगी।
इसलिए उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया और यही डर उन्होंने अपनी बेटी के दिल में भी बिठा दिया। वहीं से उसकी मानसिक हालत बिगड़नी शुरू हो गई और वह आज इस हाल में थी। सब जानने के बाद भी जमरीद सुकून में था कि उसकी बीवी अब खतरे से बाहर है। दरख्शां बेगम उसे अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन वह उसे अपने घर ले आया। उसने और जैनत बेगम ने मिलकर उसकी पूरी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह जिंदगी की तरफ लौट रही थी। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी था अपने शौहर की कुर्बानियों के बदले उसकी सारी बेचैनियों को सुकून में बदल देना। उस रोज़ लीज़ा ने मीडिया के सामने यह बयान दिया कि जमरीज़ खानज़ादा ने अपनी बीवी को कैद में रखा और उसके अत्याचारों की वजह से वह इतनी बीमार हुई कि सर्जरी करनी पड़ी। मीडिया ने इस मामले को बहुत उछाला। लोग सवाल करने लगे कि आज तक उसकी बीवी पब्लिक में क्यों नहीं आई। सोचकर उसने एक बड़ी बिजनेस पार्टी रखी और अपने सभी दोस्तों दुश्मनों को बुलाया। मीडिया के सामने वह अपनी बीवी को साथ खड़ा कर मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रहा था और वह उसे प्यार से देख रही थी। रिपोर्टर ने माइक उसकी ओर बढ़ाया। जमरीज़ खानज़ादा के साथ जिंदगी बिताने का अनुभव कैसा है, यानी वे एक पति के रूप में कैसे हैं? उस वक्त वह सी ग्रीन रंग की खूबसूरत साड़ी में बिल्कुल परी लग रही थी। उसका आत्मविश्वास उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहा था। यकीनन खुदा का एक मुआजा है वो, मेरे लिए खुदा के करिश्मे से कम नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और जमरीज़ के कंधे पर सिर रख दिया। जमरीज़ ने झुककर उसके माथे को चूमा। वह रात बेताबी भरी थी, जिसमें रमशा उसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी और जमरीज़ उसकी रूह तक में उतर चुका था। रात धीरे धीरे टपक रही थी और उनकी मोहब्बत की एक नई दास्तान जन्म ले रही थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक बड़ी नाकामी को हरा दिया था। अगर वह शख्स उसके साथ न होता तो शायद वह जिंदा न रह पाती। आज दोनों एक दूसरे के साथ थे, बेइंतेहा मोहब्बत और इज्जत में बंधे हुए, और यह उनकी नई जिंदगी का एक बेहतरीन आगाज था।